our channel Learn with Curiosity. As you know that we started the class 12 series in which we are discussing about the chapter electrostatics. As we already covered the 3 lecture of this chapter, so today's our topic is Coulomb law. तो आज हम कूलम्स लॉ के बारे में जानेंगे कि कूलम्स लॉ क्या होता है, क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है, और किस तरीके से दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालते हैं। वो हमें किसने बताया? वो हमें कूलम्स ने बताया, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स को ब्रीफली समझेंगे जिससे कि आने वाले क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप इजीली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला कूलम्स लॉ, क्या बोलता है? कूलम्स क्या था? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने नेम पर ये लॉ दिया, ठीक है। तो इनका लॉ क्या बोलता है? इनका लॉ बोलता है कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे पे कितनी वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे, कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज उस चार्ज पे कितनी फोर्स लगाएगा, उस चीज़ के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। और उस फोर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे, इस फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं, ठीक है। तो क्या बोला था कि द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन का मतलब क्या हुआ? इंटरेक्शन का मतलब कि वो फोर्स कैसी हो सकती है कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, कि जैसा कि हम जानते हैं कि दो अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और ये कैसी हो सकती है? ये रिपल्सिव भी हो सकती है। ये क्या कर सकती है? ये रिपल्सिव भी हो सकती है। यानी कि अगर मैं दो चार्जेस को रखूँ, पास पास रखूँगा, तो वो क्या करेंगे? जो जिनके ऊपर सेम टाइप का चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वही चीज़ इन्होंने बताई थी कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी कि वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है अगर अपोजिट चार्ज हो, रिपल्सिव भी हो सकती है अगर सेम चार्ज हो, ठीक है। बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द चार्जेस, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि जो फोर्स होगी दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस, कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब कि मेरे पास कोई एक चार्ज है Q, ठीक है, इस पे -5 कूलम का चार्ज है, दूसरा चार्ज है मेरे पास Q2, इस पे चार्ज है मेरा 2C, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो फोर्स हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर। अब यहाँ पर मैंने देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, Q1 जो वो नेगेटिवली चार्ज है और Q2 जो पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ क्या रखे? इसके मैग्नीट्यूड रखे, मैंने नेगेटिव साइन यहाँ नहीं लगाया। यानी कि सिर्फ ये क्या बोलता है कि वो उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगी। जो साइन है यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या रखना है? उसका सिर्फ हमें उसका मैग्नीट्यूड रखना है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला कि वही जो फोर्स होगी जो चार्जेस के बीच में लगेगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस डिस्टेंस के, कि वो जिस डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं। मान के चलिए कि मेरे पास Q1 और Q2 जो है इनके बीच का डिस्टेंस है मेरे पास R, ठीक है। मेरे डिस्टेंस क्या मान लिया? इन दोनों के बीच का R। तो जो फोर्स होगी इन दोनों चार्जेस के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो इन दोनों को साइंटिस्ट जो थे कूलम्स उन्होंने क्लब किया और उन्हें एक कांस्टेंट मिला, ठीक है। तो क्या करा? इन दोनों इक्वेशन को इन्होंने क्लब किया तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगी? जानते हैं हम कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद एक कांस्टेंट आया K, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये K क्या होता है? ठीक है, ये जो K आया इस K को बोलते हैं हम कूलम्ब कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। कई बुक्स में इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, कि कई बुक्स में लिखा होता है इसका नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी हम लेटर इसी लेक्चर में हम इसके बारे में अच्छे से ब्रीफली बताएंगे आपको। तो इन्होंने इतनी बातें कही थी हमारे साइंटिस्ट ने कि अगर दो चार्जेस रखे हुए होंगे तो वो उनके ऊपर किस तरीके की फोर्स लगेगी और उसको हम कैसे निकालेंगे वो उन्होंने इस एक्सप्रेशन से बताया, ठीक है। तो अब हम जानते हैं K के बारे में। K क्या होता है? जैसे K क्या होता है हम जानते हैं कूलम्ब कांस्टेंट होता है और इसको कई बुक्स में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। जो K की जो वैल्यू होती है हमारे पास, जो K की वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर
पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो होता है मीडियम पर डिपेंड करता है। ये क्या करता है, ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, मीडियम की ये प्रॉपर्टी होती है। यानी कि ये जो फोर्स है कि ये कांस्टेंट जो है ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स भी क्या करेगी, मीडियम पर डिपेंड करेगी, ठीक है। मीडियम पर डिपेंड करने का क्या मतलब कि अगर मैं दो चार्जेस को लूँ और उनके बीच की फोर्स अगर मैं एयर में निकालूँ तो वो मान के चलिए कुछ भी आई, ठीक है, मान के चलिए एक्स आई। लेकिन अगर मैं उन्हीं फोर्सेस को पानी के अंदर रख दूंगा तब मैं उसमें फोर्स निकालूंगा तो वो एक्स नहीं आएगी, वो चेंज हो चुकी होगी। यही चीज़ क्या होती है कि ये फोर्स जो होगी वो चेंज हो जाती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में डाल देते हैं। यानी कि ये फोर्स कैसे होती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो के बारे में जाना कि ये मीडियम की यानी प्रॉपर्टी होती है मीडियम की, ठीक है, मीडियम पर डिपेंड करती है। इसकी वजह से ये फोर्स क्या होती है, ये भी मीडियम पर डिपेंड करती है और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू वगैरह में डायरेक्ट इसकी यूनिट्स भी पूछ लेते हैं और इसकी वैल्यू भी पूछ लेते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बुक्स में जैसा कि हम जानते हैं कि इस के को किस नाम से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा जो के की वैल्यू जिस मीडियम में होती है वो होता है वाटर, यानी वाटर में, ठीक है, के की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। कैसे होती है, मैक्सिमम होती है। और एयर के अंदर जो वैक्यूम मान लो या एयर मान लो, उसके अंदर के की वैल्यू कैसे होती है, मिनिमम होती है। कैसे होती है, मिनिमम होती है। यानी कि अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि वाटर में के मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में के मिनिमम होता है। इससे क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब सीधी ये है कि ये वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा है के एफ के, लेकिन जब के जितना ज़्यादा मैक्सिमम होगा उसी मीडियम में एफ कंपेयर टू एयर वो फोर्स उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो पहला आप इतना लिखिए, नोट करिए, फिर हम इसको और अच्छे से समझते हैं। तो आई होप आपने इतना लिखा होगा, ठीक है। तो हम के बारे में और डिस्कशन करते हैं। अब के जो जैसा कि बताया मैंने कि के क्या होता है, इसे हम कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको कई बुक्स में हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से, ठीक है। अब हम इस पे इतनी ज़्यादा चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है ये बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। अगर हम इसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमने बताया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, ये क्या बताया था कि प्रॉपर्टी होती है किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ ए मीडियम, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, मीडियम की। तो एक्सप्रेशन जो लिखेंगे हम कि F = K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो K और F के रिलेशन से ये पता चल रहा है कि K बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है। कि हमने देखा कि K जो होता है मैक्सिमम होता है किसके लिए, वाटर के लिए, मैक्सिमम होता है किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक है। और K जो होता है वो मिनिमम होता है किसके लिए, एयर के लिए। अब देखो यही कंफ्यूजन क्रिएट होगा किस तरीके से कि अगर F का और इसका रिलेशन देखें तो आप बोलोगे कि फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रही है किसके, K के, कि K बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम K किसके लिए होता है, वाटर के लिए, और मिनिमम किसके लिए होता है, K की वैल्यू एयर के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो फोर्स हम निकालेंगे ना, जो हम फोर्स निकालेंगे वो मिनिमम आएगी किस में आएगी, मिनिमम आएगी किसमें, वाटर के अंदर, ठीक है। और मैक्सिमम आएगी, यही फोर्स अगर हम निकालेंगे तो मैक्सिमम आएगी किसमें, एयर के अंदर, ठीक है। अगर मैं वाटर में और एयर में फोर्स निकालता हूँ उन्हीं सेम चार्जेस के बीच में, ठीक है, तो वो मिनिमम आएगी वाटर में और मैक्सिमम आएगी एयर में। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि इट ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस, कि ब्रेक डाउन कर देती है
जो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स हो रही होती है उसकी स्ट्रेंथ को क्या करती है, कम कर देती है। ठीक है, ये क्या करती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इट बीकन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द चार्जेस, यानी कि क्या कि k की वैल्यू जिस मीडियम में ज़्यादा होगी फोर्स उस मीडियम में कम होगी, और जिस मीडियम में k की वैल्यू कम होगी उसमें फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है, वो कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी होती है जो क्या करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इंटरेक्शन को दो चार्जेस के बीच में कम कर देती है, वीकन कर देती है। अगर मान के चलिए मैं इसका रिलेशन जो निकालूं तो k इक्वल्स टू मेरे पास जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, फोर्स जो होगा कि वैक्यूम में कितनी फोर्स निकाली अपॉन उस मीडियम में कितनी फोर्स आई, वो फॉर्मूले से हम क्या करते हैं k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि k किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि ये जो फोर्स ऑन मीडियम आएगी वो छोटी आएगी फोर्स इन वैक्यूम में, देखो डिनोमिनेटर में जाना है, असली मतलब वो यहाँ से निकलता है k का, कि k जो होता है ना उस मीडियम में क्या होगा, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, k के। यानी कि मीडियम में जो होगी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी कि देखो इस रिलेशन से निकालते हैं कि k की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है किसके लिए, वाटर के लिए, तो फोर्स वहां क्या आएगी, मिनिमम। तो देखो यहाँ मिनिमम आ गई, k की वैल्यू एयर में क्या है, मिनिमम है, k की वैल्यू एयर में क्या है, मिनिमम है, तो f की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी एयर में। तो वो ये रिलेशन होगी ना, तो इस रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। कि ऐसा नहीं है कि अगर फोर्स हमारे पास दे रखी है डायरेक्ट कि वो k से किस तरीके से रिलेटेड है, तो हम विदाउट एनी थिंकिंग हम डायरेक्ट इंटरप्रेट कर लेते हैं कि k बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रियल रिलेशन होता है फोर्स के बीच का और k के बीच का वो ये होता है कि किसी मीडियम में फोर्स जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यानी मीडियम को चेंज करने से जो दो चार्जेस के बीच की फोर्स होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है सब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k के बारे में। ठीक है, k की हमें यूनिट जानी और k का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी जाना। ठीक है, और k को हम कभी कभार ये जो लिखते हैं वो इस तरीके से भी लिखते हैं, k इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये क्या होता है, k इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको ये e नॉट जो होता है ये होता है एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। ठीक है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। तो ये जो होता है ना ये भी क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करता है। ये मैक्सिमम किसके लिए आता है, हमारे पास मैक्सिमम आता है एयर के लिए। यानी इसकी वैल्यू जो होती है ई नॉट की वो होती है 8.845 इंटू 10⁻12। अब जो यूनिट जो इसकी होती है उसकी अपोजिट यूनिट होती है, यानी कि कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अब मैं यूनिट क्यों लिखवा रहा हूँ कि हमने क्लास 11th में फिजिक्स का जो सेकंड चैप्टर था, कौन सा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस जिसमें हम पढ़ते हैं, उसमें इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लूँ इसका, तो आप तब तक इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता सकते जब तक कि आपको इसकी यूनिट ना पता होगी। तो आपने इसकी यूनिट देखी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में जाना। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट करिए और इसको अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो करिए। तो इतना नोट करने के बाद तो हम अपने आगे इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और इससे रिलेटेड और पॉइंट्स जानते हैं। तो अभी हमने जाना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अच्छे से समझा, क्योंकि वो एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि हमारे जो कूलम जो फोर्स होती है उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स फोर्स। ठीक है, कूलम्स फोर्स की प्रॉपर्टीज जानते हैं। सबसे पहले ये होती है इट इज ए सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सेंट्रल फोर्स होती है, इसका मतलब क्या होता है कि इट एक्ट्स अलोंग द, ठीक है, सेंट्रल फोर्स होती है, इसका मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है, सेंट्रल जो फोर्स होती है सेंट्रल फोर्स, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर। ठीक है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस
चार्जेस, ठीक है, सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो हम आपको इसको अच्छे से समझाते हैं। मान के चलिए मेरे पास दो चार्ज हैं, एक ये मान लिया मैंने और इसको एक ये मान लिया। अब इसका कोई सेंटर होगा, एक सेंटर ये होगा, इसका ये सेंटर होगा ये। अब मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी इन दोनों सेंटर को, ठीक है, इन दोनों सेंटर से एक लाइन पास कर दी, ठीक है, जो दोनों को टच कर रही है, ठीक है। यानी कि जो फोर्स होगी ना वो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी, ठीक है, इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगी। अगर ये दोनों चार्ज कैसे हैं हमारे पास, अगर सेम टाइप के हैं तो ये इन दोनों से रिपल करेंगे, और जो रिपल जो होगा, फोर्स जो लगेगी वो इस लाइन के अलोंग नहीं लगेगी, इस लाइन के अलोंग लगेगी। यानी ये मान के चलिए ये फोर्स लग रही है कि जो फोर्स लगेगी ना वो इस लाइन के अलोंग ही लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि इस पर फोर्स जो होगी इस चार्ज की वजह से कि वो ऐसे लग जाए, कि वो ऐसे लग जाए, कि वो ऐसे लग जाए, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कैसे लगेगी वो इस तरीके से लगेगी कि वो हमेशा इस लाइन पर लाई करेगी, ठीक है। या तो रिपल्सिव की होगी या अट्रैक्टिव होगी, लेकिन हमेशा कैसे होगी, वो इस लाइन के अलोंग ही एक्ट करेगी, ठीक है। इसका मतलब होता है सेंट्रल फोर्स, ठीक है। दूसरा कि इट ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट ऑलवेज न्यूटन थर्ड लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि मानिए चलिए कि ये इस चार्ज पर फोर्स लगा रहा है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको मैंने मान लिया Q1, इसको मान लिया मैंने Q2, यानी कि, ठीक है, इसको Q2 मान लिया, यानी कि जो फोर्स लगेगी हमारे पास 1 पे, किसकी वजह से 2, इसका मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड, कि फोर्स सेकेंड वाला 1 पर लगा रहा है, कि उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो बराबर होगी किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू 1, ठीक है, ये होती है। यानी कि फोर्स जो सेकंड चार्ज फर्स्ट चार्ज पर लगेगा, अगर उसका मैग्नीट्यूड ले लूं वो बराबर होगा कि वही फोर्स अगर पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये फॉलो करते हैं। तीसरा, इट ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। जब भी कोई फोर्स के बारे में बात करते हैं, अगर वहां पर ये एक्सप्रेशन आ जाए 1 डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर हो जाए, कि अगर कोई फोर्स इनवर्सली यानी डिपेंड कर रही होगी डिस्टेंस के, ठीक है, अगर वो इनवर्सली डिपेंड कर रही होगी डिस्टेंस पे, तो उसको बोलते हैं कि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो कर रही है, कि ये क्या करती है, ऑब्वियस करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है। फोर्थ क्या होती है, ठीक है, ये जो फोर्स होती है, ठीक है, ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगी, इट इज एप्लीकेबल only when the charges are in rest, ठीक है। जैसा कि हमने क्या करा था, आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि ये ब्रांच ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, कि चार्जेस जब रेस्ट पे होंगे तभी हम इस ब्रांच को पढ़ते हैं। उसमें भी हमने बताया था कि जो कुछ लॉज होते हैं उसमें, कि एक पहला लॉ जो है कूलम्ब्स लॉ जो है, ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये चार्जेस कैसे होंगे, हमारे रेस्ट पे होंगे। अगर दोनों चार्जेस मूव करने लगे तो ये हमारे पास जो लॉ होगा वो वैलिड नहीं होगा। ये लॉ कब वैलिड होगा, ये लॉ हमारे पास तभी वैलिड होगा कि जब चार्जेस कैसे हो, हमारे रेस्ट पे हो, कैसे हो, रेस्ट पे हो, ठीक है। अब 5वां पॉइंट देखते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, यानी कि ये फोर्स किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। अभी हमने देखा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था, मीडियम की प्रॉपर्टी थी कि और वो वेरी कर रहा था कि मीडियम ए है और मीडियम बी जो है उन दोनों का डाइलेक्ट्रिक अलग था, तो फोर्स भी क्या आ रही थी, अलग अलग निकल के आ रही थी। तो क्या है कि ये फोर्स किस पर डिपेंड करती है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, प्रॉपर्टीज थी कूलम्ब्स फोर्स के बारे में, ठीक है, जो कि हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। तो आप पहले इतना नोट करिए, फिर हमें और पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स हमने लिखवा दिए इस प्रॉपर्टी। तो छठा कौन सा है, ठीक है, तो 6 पॉइंट है हमारे पास। 6 कौन सा है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कि ये लॉ जो है कूलम्ब्स का लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस जो होंगे उन पर वैलिड होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि हम अगर रिजिड चार्जेस वाली बॉडीज दे रखी हैं उस पर हम फोर्स नहीं निकाल सकते दो बॉडीज़ के बीच में।
तो हम उनको इतना डिस्टेंस पे ले जाएंगे कि वो भी कैसा लगेंगे हमें पॉइंट चार्जेस, कि सिर्फ इस लॉ को वैलिड करने के लिए वो चार्ज या तो पॉइंट चार्ज उनको मानना पड़ेगा, या वो इतनी डिस्टेंस पे हम उनको रख दें कि वो एक दूसरे को अगर हम देखें, एक दूसरे के चार्ज से अगर एक दूसरे को देखें तो वो हमको पॉइंट चार्जेस लगें। ठीक है, तो ये लॉ जो होगा सिर्फ तभी वैलिड होगा जब हमारे चार्ज कैसे होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे। अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस नहीं है तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा। तो ये वाला लॉ कहाँ वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस पर वैलिड होता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, अब यहीं क्या करते हैं, हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन करते हैं किस किस के बीच में, कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर बोर्ड में पूछ लिया जाता है 3 नंबर का, या जनरली 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारे पास, एक तरफ लिखेंगे हम कूलम्ब फोर्स के बारे में, कूलम्ब फोर्स के बारे में। ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, तो पहली चीज क्या लिखेंगे हम कि कूलम्ब फोर्स जो होती है हमारे पास, ये इट एक्ट, ठीक है, बिटवीन द चार्जेस लगती है, बिटवीन द चार्जेस लगती है। ठीक है, ये बिटवीन द चार्जेस लगती है, चार्जेस के बीच में लगती है, और ये लगती है, ये पहला पॉइंट इसमें बिटवीन द मासेज लगती है, कि दो मासेज होंगे उनके बीच में लगेगी ये फोर्सेस। ठीक है, ये दूसरी ये है कि ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, और ये रिपल्सिव भी हो सकती है, कि ये फोर्स जो होती है हमारे पास, कूलम्ब फोर्स जो होती है हमारे पास, कूलम्ब फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। और ये जो होती है हमारे पास, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी, ऑलवेज अट्रैक्टिव होगी। ये कैसी होगी, हमेशा अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि इट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम, अपॉन मीडियम, कि ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे जो जनरली हमें आने चाहिए इन दो फोर्स को कंपेयर कराने में, कि अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स के बीच में अगर मैं डिफरेंस निकालूं, कंपेयर करूं, ठीक है, तो सबसे पहले कि ये चार्जेस के बीच में लगती है, जो कूलम्ब फोर्स होती है वो चार्जेस के बीच में लगती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मासेस के बीच में लगती है। जो कूलम्ब फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कैसी होगी, वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी। तीसरा कि इट्स डिपेंड अपॉन मीडियम, कि जो कूलम्ब फोर्स होती है जैसा कि हमने जाना कि वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मीडियम जो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, और ये डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर, ये यूनिवर्सली हर जगह सेम होती है। अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं तो मासेस के बीच में, अगर मैं यहाँ निकालता हूँ या वाटर में निकालता हूँ या किसी और मीडियम में निकालता हूँ, वो हमेशा कैसी आएगी, सेम आएगी। लेकिन ऐसा कूलम्ब फोर्स जो चार्जेस के बीच में फोर्स लगती है, ऐसा उनके साथ नहीं होता। जो कूलम्ब फोर्स होती है वो वेरी करती है मीडियम टू मीडियम। ठीक है, इसमें कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, इसमें क्या होते हैं, सिमिलरिटीज भी, ये क्या होते हैं, डिफरेंस थे। ठीक है, तो हमने इनके बीच में डिफरेंस जाना था, अब जानते हैं इनके बीच में सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं। जब तक आप इतना नोट करिए, तो कंपैरिजन में ये क्या करा हमने, ये डिफरेंस लिखे जो कूलम्ब फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस होते हैं। अब इसमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं, उन सिमिलरिटीज के बारे में लिखते हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, ठीक है, अब लिख रहे हैं हम सिमिलरिटीज। ठीक है, तो पहली क्या होती है, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, कि ये भी कैसी होती है, सेंट्रल फोर्स होती है, और ये भी कैसी होती है, सेंट्रल फोर्स होती है। ये भी सेंट्रल फोर्स होती है, ये भी सेंट्रल फोर्स होती है। ये ऑलवेज न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, थर्ड लॉ। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, थर्ड लॉ को ये क्या करते हैं, ये भी ओबे करते हैं। ठीक है, तीसरी क्या है सिमिलरिटीज इसमें, कि ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, कौन सा होता है कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/r के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, ये भी क्या करती है, ऑलवेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, ये भी क्या करती है,
इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है कि फोर्स जो होगी वो भी ऐसी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो ये जाना हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और कूलेंट फोर्स के बारे में डिफरेंस। ठीक है, और सिमिलरिटीज़ क्या थी, ये सिमिलरिटीज़ थी, और जो अभी पहले हमने देखा था इससे पहले वो क्या थी, वो डिफरेंस थे इनके बीच में। ठीक है, तो आज हमने क्या करा इस लेक्चर में कि कूलेंट फोर्स के बारे में जाना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जाना। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी। ठीक है, और हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलेंट फोर्स को दोनों को कंपेयर किया। ठीक है, तो अपना लेक्चर हम यहीं बाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप अपना प्यार इसी तरीके से हमारे लिए स्प्रेड करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।